वो डायरेक्टली अटैक नहीं करेगा राणा प्रताप के ऊपर। अब इससे पहले क्या हो गया था, वो उसके चित्तौड़ के अंदर ना बहुत सारे साके हुए हैं। अब ये साके क्या होते हैं? देखिए, साकों को लेकर हमारे वामपंथी इतिहासकारों ने एक बहुत तगड़ा प्रपंच फैलाया है, जिसका दुर्भाग्य ये था कि हमारे लोग साके और सती में फर्क नहीं जानते हैं। मतलब अक्सर जौहर और सती के अंदर फर्क नहीं जानते हैं। उनको लगता है कि जौहर और सती जो है भाई वो सेम होते हैं। अक्सर आप राजस्थान के बाहर जाकर कभी किसी से पूछ कर आइएगा तो आपको शायद इस बात का आश्चर्य होगा। लोगों को लगता है कि नहीं भाई, जौहर और ये जो सती है ये तो एक ही है। जबकि बाद में आप जानोगे कि नहीं भैया, जौहर अलग है, सती अलग है। देखिए, सती एक कुप्रथा थी और जौहर सामान्य तौर पर उस कंडीशन के अंदर किया जाता था जब भी कभी कोई विदेशी आक्रांता और विधर्मी हमारे ऊपर हमला करता था, कोई ऑप्शन नहीं बचता था, तो ऐसे में उससे बचने के लिए, अपने सम्मान की रक्षा के लिए एक ही ऑप्शन रह जाता था और दैट वाज द जौहर, जिसके अंदर महिलाएं अपने बच्चों, उनके साथ जौहर कर लिया करती थी, अर्थात अग्नि के अंदर समा जाया करती थी, अग्नि के अंदर कूद जाया करती थी और अपने शरीर को बिल्कुल नष्ट कर लिया करती थी, और उस प्रैक्टिस को हम लोग जौहर बोलते हैं। लोगों के साथ समस्या ये है, वामपंथी इतिहासकारों के साथ, क्योंकि उन्होंने ना कभी जाना, ना उन्हें कभी आत्मसम्मान, ना उन्हें स्वाभिमान, ना इस मातृभूमि के प्रति प्रेम, इन सारी चीजों का उन्हें कोई लेना न देना। इस चक्कर में उन्होंने जौहर और सती को एक बता दिया। दुर्भाग्य इस देश का ये है कि लोगों ने इस बात को कभी भी क्लियर करने का प्रयास नहीं किया। तो भैया आप याद रखिएगा, जौहर और सती अलग अलग हैं। सती वॉज अ मेल प्रैक्टिस, सती एक कुप्रथा थी, जबकि जौहर तभी उस कंडीशन के अंदर किया जाता था राजपूत राजाओं द्वारा सामान्य तौर पर, जब आपके पास ऑप्शन नहीं होते थे। इसमें महिलाएं अग्नि के अंदर प्रवेश कर लिया करती थी अपने बच्चों को अपने शरीर से बांध के। आप सोचो क्या वो दृश्य रहता होगा, क्या उनकी वो मनोस्थिति रहती होगी, और क्या फर्क पड़ता होगा उन केसरिया करने वाले योद्धाओं के ऊपर, जब वो अपनी ही वाइफ, अपनी माता, अपनी बहनों की राख को अपने शरीर पर लपेटकर अगले दिन युद्ध किया करते थे। और ये सब राजपुताने में बहुत बार हुआ है। और आप मान के चलिए कि आपकी मेन स्ट्रीम हिस्ट्री की बुक्स में एक भी बार मेंशन नहीं है। क्यों मेंशन नहीं है? आपकी एनसीईआरटीज की बुक्स कभी साके और जौहर के बारे में बात नहीं करती। आपकी एनसीईआरटी की बुक्स कभी आपके स्वाभिमान के बारे में बात नहीं करती। आपकी एनसीईआरटी की किताब कभी आपकी स्वामी भक्ति, आपकी देश प्रेम, इन सारी चीजों के बारे में बात करेगी ही नहीं जानबूझ के। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर आपको जगाया तो आपको जगाने पर, भाई ऐसा है ना कि अभी तो हिंदू तो उसमें सो रहा है भाई, चिरनिद्रा में। अभी तो उसने थोड़ा बहुत खोया है, उसे तो अभी सब कुछ खोना बाकी है। मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरीके की चिरनिद्रा के अंदर हिंदू सो रहा है और जिस तरीके से उसकी आंख के नीचे से सारे काम हो रहे हैं, तो भैया बने रहिए, ये होगा। खैर, अभी चलते हैं चित्तौड़ के तीसरे साके में, जो कि 1568 के दौरान होता है। इसमें अकबर ने बहुत तगड़ा तांडव मचाया था। आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा इतिहास की किताबों में, कि कैसे इसने 40,000 उन निर्दोष निरपराध लोगों का कत्लेआम करवाया था, जिन बेचारों का उस युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। उनके मस्तकों को काट काट के, उनके सरों को काट काट के, उनके सरों की मीनार लगवाई थी अकबर ने। आप सोचो, मतलब क्या उस व्यक्ति की मनोवृत्ति रही होगी, क्या उस व्यक्ति का हो रहा होगा। ऐसे लोग जिनका युद्ध भूमि से या युद्ध से कोई लेना देना नहीं था, और बावजूद इसके उनको उनको मार के क्या हासिल कर रहा था वो व्यक्ति मेंटली, पता नहीं भाई, मेरे समझ नहीं आता। और आगे चल के महान और वो सारी उपाधियां हमने दी। अब वो कितनी सही कितनी गलत, वो तो आप निर्णय करिएगा। बट कहीं ना कहीं 1568, और चूंकि प्रताप का जन्म 1540 में हो चुका था, तो 28 साल के थे राणा प्रताप। तो राणा प्रताप को तो ये तो पता था कि यार ये क्या कांड हो रहा है या ये क्या घटना घटित हो रही है। तो उनको बड़ा दुख हुआ था। अब बात आती है कि सर, जब ये 1568 का चित्तौड़ का तीसरा साका हो रहा था, तो इसमें राणा प्रताप क्यों नहीं थे, राणा प्रताप कहाँ थे? देखिए, अब इसको लेकर एग्जैक्टली तो पता नहीं, क्योंकि विभिन्न इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। कुछ इतिहासकार ये बोलते हैं कि राणा प्रताप एडमेंट थे, राणा प्रताप अड़ गए कि नहीं भाई, मैं यहाँ पर लड़ूंगा और अब तो केसरिया जो है वो किया जाएगा मेरे द्वारा। बट जो भी सरदार थे मेवाड़ी, उन्होंने समझाया राणा प्रताप को कि हुकुम, अगर आप मर गए या आप वीर गति को प्राप्त हो गए, तो उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि जो हमारा संघर्ष है तुर्कों के अगेंस्ट में, वो संघर्ष समाप्त हो जाएगा। और इस संघर्ष के समाप्त होने के बाद आगे, आज नहीं तो कल, मेवाड़ डेफिनेटली मुगलों के अधीन हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जीवित रहें। कोई बोलता है कि राणा प्रताप
स्वेच्छा से चले गए थे, कोई बोलता है कि नहीं राणा प्रताप स्वेच्छा से नहीं गए थे, उनको बेहोश कर दिया गया था और उसके बाद उन्हें ले जाया गया। खैर जो भी रहा हो, बट ये बात सच है कि चित्तौड़ के तीसरे साके में राणा प्रताप मौजूद नहीं थे। राणा प्रताप को यहाँ से सकुशल निकाल लिया गया था, जिससे कि आगे अगर अकबर कोई चाल चलता है तो उस रेजिस्टेंस का या उस विरोध का वो किया जा सके, है ना। हाँ चलिए, तो ये बात समझ आ रही है। यहां तक हमें बात समझ आई कि कैसे भाई 1568 के बाद वो हुआ। अच्छा, जब अकबर ने इतनी मार काट मचवाई, अकबर ने चित्तौड़ का दुर्ग भी जीत लिया, अकबर ने सब कुछ कर लिया, तब आपके दिमाग के अंदर आता है कि सर एक बात बताओ, जब अकबर जीत गया सब कुछ, अकबर के पास सब कुछ आ गया, तो ये बात समझ नहीं आ रही कि अकबर यहां पर शांति वार्ता के लिए अपने बंदे भेज कैसे रहा है। भाई क्या कारण था? अकबर तो जीत चुका था, मेवाड़ तो अकबर की उस पॉकेट के अंदर था। और ऐसा क्या हुआ 1568 के बाद के 1572 में, यानी कि 4 साल बाद अकबर को अपने बंदे भेजने पड़ रहे थे। देखिए, इतना माइक्रो असेसमेंट करने की आवश्यकता इसलिए भी है इस टॉपिक विशेष पे, क्योंकि ये काम आपके शिक्षकों को करना था। ये वामपंथी इतिहासकारों ने तो किया नहीं, उन्होंने तो बिल्कुल आपकी आंखों के आगे काला पर्दा डाल दिया। बाकी जिनको करना था उन्होंने किया नहीं, और इसमें प्रॉब्लम ये हुई कि कोई इस बारे में बात कर नहीं रहा। आज आप देख लीजिए, आपने कहां पे देखा 18 जून को लेकर, आप बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाओं के उनसे जुड़े हुए होंगे, आपने कहां पढ़ा है भाई? मुझे बताइए आप, ठीक है, आपने कहां देखा एक भी उन्होंने कोई फोटो, कोई कटआउट कुछ डाला हो? बताओ भाई, मुझे तो याद नहीं है, स्पेशली राजस्थान के ही। बताओ। नीरज भैया, आप ही उत्तर दे रहे हो दोस्त, आप ही बताओ भाई। मैं हूं नहीं उन ग्रुप्स पर। चलिए, अच्छी बात है, वैसे भी हाँ, उन ग्रुप्स का तो कोई मतलब है भी नहीं। तो चलिए भाई, मैं आपको बस एक सिंपल बात बता रहा था। कविशा, सुप्रभात बच्चे, कि भाई अगर देखा जाए तो 4 साल के अंतराल में ऐसा क्या घटना घटित हुई या ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से अकबर को यहाँ पर अपने दूत भेजने पड़ गए थे। उसके पीछे एक सिंपल सिंपल कारण था, जिसका पीछे रीजन ये था कि मेवाड़ी जो जनता थी भाई, वो कभी भी इस ऐसे व्यक्ति को स्वीकार नहीं करेगी जिसकी वजह से 40,000 निरपराध लोगों की हत्या करी गई। आप समझिए भाई इस बात को। आप जबरदस्ती लोगों को झुका सकते हो, आप जबरदस्ती लोगों को आप मनाने के लिए, है ना, फियर के अंदर वो कर सकते हो, बट आप सोच के देखो, आप सोच के देखो भाई कि जबरदस्ती आपने खूब प्रयास कर लिया, लोगों को मार दिया, सब कुछ कर लिया, उनके दीवार, उनके मस्तकों की दीवार आपने बना दी, आपने सब कुछ कर लिया, उस सबके बावजूद भी जनता यहाँ पर झुकती नहीं है। फाइनली अकबर को लगता है कि नहीं भाई, हाँ चलिए कविशा बच्चे, वेरी गुड, नमन है भाई उनके उनमें चरणों में। अब अकबर अपने दूत भेजेगा। चलिए भाई, ये अब एग्जाम की दृष्टि से तो मैं पढ़ा नहीं रहा, बट मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन आपको पढ़ा रहा हूं, तो देख लीजिएगा भाई। जलाल खान कोरची, मान सिंह, भगवंत दास टोडरमल, ये 4 बंदे भेजे जाते हैं। जलाल खान कोरची जो था, ये वाकपटु था। अकबर को लगता था कि यार इस धूर्त मंडल का जो नेतृत्व करता है वो था जलाल खान कोरची, और ये वाकपटु था। अकबर को लगा यार इसको भेजूंगा तो शायद इसकी बातों में राणा प्रताप उलझ जाए और शायद ये अधीनता स्वीकार कर ले। तो इनके राजा बनते, यानी कि प्रताप के राज्याभिषेक के तुरंत बाद अकबर इनको भेजता है। और अकबर को ये था कि एक लेटर लिख के भेजता है कि राणा उदय सिंह, यानी तुम्हारे पिता जो थे, उन्होंने तो अधीनता स्वीकार करी नहीं, तुम कर लो यार। प्रताप ने क्लियर स्ट्रेट अवे जलाल खान कोरची को मना कर दिया कि कुछ भी हो जाए, सूरज पश्चिम से उग सकता, किंतु मैं तुर्क की अधीनता स्वीकार नहीं कर सकता।